एक बार की बात है, खीरपुरा गांव में सुरेश चाचा नाम के एक आदमी का बहुत प्रसिद्ध ढाबा था। उनके ढाबे की दाल मखनी इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से इसे खाने आते थे। सुरेश चाचा की इस दाल मखनी की वजह से आसपास गांव के कई ढाबे बंद हो गए थे। पूरे गांव में सुरेश चाचा की इस दाल मखनी का राज किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि उनकी पत्नी सुशीला और 5 बेटों और बहुओं तक को नहीं। आखिर ऐसा क्या राज था इनकी स्वादिष्ट दाल मखनी का, और आखिर क्यों वो अपनी इस दाल मखनी का राज अपने परिवार वालों को भी नहीं बताते थे? भाई, इसका तो बहुत मज़ेदार कारण है जिसे सुनकर आपकी पेट में गुदगुदी होने वाली है। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी। अरे सुनती हो कल्लू की अम्मा? अरे क्या है जी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? ऊपर वाले के रहम से अपने ढाबे पर बहुत भीड़ होने लगी है, सामान कम पड़ने लगा है, इसलिए आज मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ अच्छे मसाले और दालें ले आऊँगा। तब तक तुम ढाबे को संभालना, मैं शाम तक आ जाऊँगा। ठीक है जी, आप सामान ले आइए। सुरेश चाचा ने अभी एक कदम घर के बाहर रखा था कि बड़ी बहू ने पीछे से छींक दिया। सत्यानाश कर दिया ना अपशगुन तुमने बहू, दिखाई नहीं देता तेरे ससुर जी बाहर जा रहे हैं, तूने छींक दिया। माफ़ करिए माँ जी, मैंने छींक रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी नहीं। ठीक है, अब ज़्यादा बहाने मत लगा, जा यहाँ से। मेरे लिए एक कड़क चाय बना के ला, बहुत ठंड पड़ रही है। जी माँ जी, अभी लाई। सास सुशीला ने चाय की चुस्की लगाई और फिर गुनगुनी धूप में बैठकर रामायण पढ़ने लगी, और बाकी सब अपने अपने कामों में लग गए। दोपहर हो गई थी। आज जाने क्यों सुशीला जी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुशीला ने दरवाज़ा खोला तो गश खाकर नीचे गिर गई और पूरे परिवार पर मातम छा गया। घर के दरवाजे पर सुरेश चाचा की लाश थी। घर में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सुरेश चाचा का शहर जाते समय एक बस से एक्सीडेंट हो गया। इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की गई पर चाचा बच ना सके। मरते मरते सुरेश चाचा एक ही बात कह गए कि मेरे परिवार से कह देना सुरेश ढाबे को चलाते रहे, क्योंकि यही मेरी पहचान है जो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। फिर क्या था, अब सुरेश चाचा तो चल बसे। अब ढाबे की जिम्मेदारी सब घर वालों पर थी। सुरेश चाचा को गए 6 महीने बीत गए थे। अब तो सबके आंसू भी सूख चुके थे। सुशीला जी अब ढाबे को चला रही थी, पर अब उसके ढाबे पर पहले से भीड़ नहीं होती थी, और तो और अब कस्टमर शिकायतें तक लेकर आने लगे। बुरा न मानिएगा पर अब आपकी दाल मखनी में वो स्वाद नहीं रहा। मेरे हिसाब से आपको अपना ढाबा बंद ही कर देना चाहिए। उस कस्टमर की बात सुशीला के दिल पर लग गई। उसने ये बात अपने बड़े बेटे कल्लू और बहू निर्मला से कही। कल्लू बेटा, वाकई अब हमारी दाल मखनी के ग्राहक कम हो गए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, पापा जी तो परलोक सिधार गए और अपने साथ स्पेशल दाल मखनी की रेसिपी भी ले गए। हाँ माँ, अब हमें कुछ नई दालों और मसालों के साथ दाल मखनी बनाना चाहिए। और वैसे भी अब काली उड़द और राजमे के अलावा भी अलग अलग दालों की कई तरह की दाल मखनी बनती है। मैं आज ही शहर से कुछ नई दालें ले आता हूँ। फिर क्या भाई, मूंग, चना, अरहर, मसूर जैसी कई दालें और चटपटे मसाले कल्लू ले आया, और सुशीला बड़े मन से सबकी दाल मखनी बनाने लगी। पर नतीजा 0। सुरेश चाचा ढाबा की दाल मखनी की सेल बिल्कुल कम हो गई थी। ग्राहक बहुत कम आते और जो आते दाल मखनी चखते ही कूड़ेदान में पतल डालकर चले जाते। ये सब देखकर सुशीला अब काफ़ी टेंशन में आ गई। हे प्रभु, मैं क्या करूं? अगर मैं कल्लू के पापा की आखिरी इच्छा भी पूरी ना कर पाई तो ऊपर जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? सुशीला ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी 5 बहुओं पर पड़ी, जो उस वक्त तैयार होकर कहीं जा रही थी। मैं ये ढाबे के बारे में सोच सोच कर सूखी जा रही हूँ, और ये महारानियाँ सज धज कर घूमने जा रही है। अभी बताती हूँ इन्हें। अरे बहुओं, सज धज कर यूँ मटकते हुए कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो हम ना ब्यूटी पार्लर जा रहे थे। हाँ माँ जी, वो घर के काम कर कर के ना हमारे चेहरे काले से हो गए, इसलिए हमने सोचा ब्यूटी पार्लर हो आते। अरे गोरा बहू, बाकी सबका तो समझ में आता है, पर तुम्हारे ब्यूटी पार्लर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इंसान गेहूं से गोरा हो सकता है पर काले से गोरा नहीं हो सकता। अरे माँ जी, वो सीमा पार्लर वाली कह रही थी कि कोई बढ़िया क्रीम आई है उसके पास, पारस सा मेरा चेहरा चमका देगी। क्या पता पारस सा चमकाए या काली कढ़ाई सा।
सास सुशीला की बातें सुनकर सभी बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगी। आप भी ना माँ जी। अरे तुम सबको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटों की कमाई तुम लोग सीमा पार्लर में जाकर बर्बाद करती हो। देखो, मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। बताइए ना माँ जी। तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी ये ढाबा ही है, जो अभी बिल्कुल नहीं चल रहा। हमारे ढाबे की दाल मखनी अब बिल्कुल भी नहीं बिक रही, इसलिए अब मैं इसकी जिम्मेदारी तुम सबको देती हूँ। सासू माँ की इतनी सी बात सुनते ही सभी बहुओं के मुंह में मोतीचूर के लड्डू फूटने लगे, क्योंकि हर कोई ढाबे की मालकिन बनना चाहती थी। सास सुशीला ने तुरंत सबके चेहरों के हाव भाव पढ़ लिए। तुम सबको पता है कि हमारा ढाबा चल नहीं रहा, क्योंकि ग्राहक कह रहे हैं कि अब उन्हें वैसी दाल मखनी खाने को नहीं मिल रही जैसे तुम्हारे ससुर जी बनाते थे। इसलिए तुम पांचों में से जो भी अपने ससुर जी सी स्वादिष्ट दाल मखनी बना लेगा, उसे मैं इस ढाबे की मालकिन बना दूंगी, और जो नहीं बना पाएगी उसे मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और वो सब भैंस के बेड़े में रहेंगी। सास ने ये बात ऐसे कही जैसे वो कोई महारानी हो, और ढाबा जैसे किसी राज्य का ताज। पांचों बहुएं परेशान हो गई। सब सोचने लगी, अगर सासू माँ को पसंद नहीं आई तो क्या होगा। लेकिन सासू माँ की बात टालना तो मुश्किल था, इसलिए सबने अपनी अपनी कमर कस ली। हे भगवान, आ गई शामत। ससुर जी जैसी दाल मखनी आसपास के गांव तक में कोई नहीं बना पाया, तो फिर मैं कैसे? पर बनाना तो पड़ेगा, वरना कहीं मेरी देवरानियों में से किसी ने भी ससुर जी जैसी दाल मखनी बना ली तो ढाबा भी उसका और इस घर की मालकिन भी वही। हे भगवान, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं और भैंस के बेड़े में ना सोच के भी डर लगता है। कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, वरना गोरा भैंस के उपले पातने की प्रैक्टिस कर ले। मैं इस घर में रानियों की तरह ऐश करती थी। अगर दाल मखनी नहीं बना पाई तो सासू माँ गोबर के बेड़े में पहुँचा देंगी। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया, मैं इन चारों को दाल मखनी बनाते हुए चुपके से देखूंगी और इन सबसे अच्छी बनाऊंगी, और फिर ढाबा भी, राजरानी का, और घर भी। वाह राजरानी, क्या तरकीब सोची है। जब से ससुर जी गुजरे हैं, हमारी दाल मखनी कोई नहीं खरीद रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ढाबा बंद हो जाएगा। मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर क्या था, अब तो ढाबे की मालकिन बनने की होड़ सी थी। अब जुट गई पांचों बहुएं दाल मखनी बनाने में। सबसे पहले बड़ी बहू निर्मला ने कमर में पल्लू लगाया और घूंघट निकालकर बैठ गई ढाबे पर दाल मखनी बनाने। माँ जी, पहले मैं बनाती हूँ दाल मखनी, देखना सब चट करके खाएंगे। जितनी तेज़ तेरी चटाचट जुबान चल रही है ना, उतने तेज़ अपने हाथ चला, और बड़े कोर खा ले, बड़े बोल ना बोल। निर्मला ने ज़्यादा अच्छे के चक्कर में सबसे पहले कई तरह की दाल उबाल ली, फिर उसमें काश्मीरी मिर्च के साथ ज़बरदस्त तड़का दिया। क्या महक है। बिल्कुल ऐसी ही दाल मखनी ससुर जी बनाते थे। महक इतनी स्वाद भरी है तो दाल मखनी तो क्या ही बनी होगी। रोज़ की तरह आज निर्मला दाल मखनी बेचने लगी, और सास वहीं उसकी दाल मखनी का रिजल्ट देखने के लिए बैठ गई। पर ये क्या, पानी पानी, कितनी मिर्च है भाभी जी। जब से सुरेश चाचा गुजरे, आपकी दाल मखनी में वो स्वाद ही नहीं रहा। हाय, जाने क्या राज था सुरेश चाचा की दाल मखनी का। इतना कहकर उस ग्राहक ने आधी खाई दाल मखनी वहीं कूड़ेदान में पटकी और वहाँ से चला गया। ऐसे 2-4 कस्टमर और आए जो कि सुरेश चाचा ढाबे की दाल मखनी रोज़ खाते थे, पर वो सब भी कुछ ऐसा ही फीडबैक देकर चले गए। कल्लू की बहू, ज़रा एक कटोरी तेरी दाल मखनी तो ला, मैं भी चखूँ तूने क्या बनाया है जिससे इतनी तारीफ हो रही है। जी माँ जी, देती हूँ। इतना कहकर निर्मला ने दाल मखनी की कटोरी सास को दी। सास ने 1 चम्मच दाल मखनी मुंह में डाली तो उसका चेहरा गुस्से से लाल और आंखों में आंसू आ गए। सास ने गुस्से से बहू निर्मला की ओर देखा, पर ये क्या? वो तो गायब थी। अरे ये दाल मखनी है या मिर्च का सूप? आप सब सोच रहे होंगे हमारी कल्लू की बहू कहाँ गायब हो गई। अजी कहीं नहीं, बस भैंसों को पानी दे रही थी। तो भाई अगले दिन अब बारी थी कमला बहू की। वो सुबह सुबह ही नहाकर भगवान के मंदिर में पहुंच गई। हे हनुमान जी, सासू माँ के संकट से मुझे बचा लेना। पूरे 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मंदिर में हनुमान जी से मन्नत मांग उनकी पसंदीदा गेरुए रंग की साड़ी पहनकर एक हाथ का लंबा घूंघट निकालकर कमला ढाबे पर बैठ गई।
अब मैं बनाती हूँ माँ जी। दाल मखनी तो पंजाब की शान है, इसलिए आज मैं पंजाबी स्टाइल से ऐसी दाल मखनी बनाऊंगी कि आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दूंगी। अब ज़्यादा चटर पटर मत कर, चुपचाप दाल मखनी बना। 10 बज गए, ग्राहक आते ही होंगे। फिर क्या था, कमला ने सारी तैयारी करके दाल मखनी बनाई और उस पर ढेर सारा उसने मक्खन डाल दिया। वाह, इतना सारा बटर डाल दिया, अब तो दाल मखनी अच्छी लगनी है। भाई कुछ भी कहो, दाल मखनी का स्वाद तो घी मक्खन से ही आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में कमला अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही थी, पर उसे क्या पता था कि आगे ज़बरदस्त ड्रामा होने वाला था। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। हालांकि पहले की अपेक्षा ग्राहक कम आते थे, पर आते तो अब भी थे। ग्राहक को दाल मखनी परोसी गई। दाल मखनी खाते ही एक ग्राहक कमला की सास से कहने लगा, अरे राम 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 भाजी, झूठ कहूँ तो नरक में जाऊँ। जब से सुरेश चाचा स्वर्ग सिधारे, आपके ढाबे पर पहले से दाल मखनी खाने को ना मिली। क्या ही मसालों का नाप और स्वाद। खाने के 1 आध घंटे तक हमेशा लड़ाई करने वाली घरवाली भी अच्छी लगने लगे। मन इतना खुश हो जाता था। इतना कहकर भैया घसीटे राम तो चलते बने। सास ने कमला बहू को गुस्से से देखा और उसकी दाल मखनी चखने को मांगी, पर ये क्या, 1 चम्मच खाते ही सासू माँ के हाव भाव बदल गए। पहले तो बड़ा पटार पटार कर रही थी, ऐसी दाल मखनी बनाऊंगी, वैसी बनाऊंगी। ये बनाया है, ये दाल कम और मक्खन का तालाब ज़्यादा लग रहा है। आज से गोबर के सारे उपले तुम ही बनाओगी। उठाओ अपना झोला और पहुंच जाओ बेड़े पर। तो भाई इस तरह कमला रानी भी अपनी जेठानी के पास भैंस के बेड़े में पहुंच गई। ये दोनों तो मेरे पति जैसी दाल मखनी बना नहीं पाई। पता नहीं ये 3 बना पाएगी कि नहीं। क्या मेरे पति देव की अधूरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अब तीसरी बहू गोरा की बारी थी दाल मखनी बनाने की। अब मेरी बारी है, मैं बहुत ध्यान से बनाऊंगी और ससुर जी से भी अच्छी दाल मखनी बनाऊंगी। फिर ये ढाबा भी मेरा और घर भी मेरा, और अपनी देवरानी और जेठानियों से सारा काम कराऊंगी। मोबाइल पर जो है आज सारा कुछ इस दाल मखनी में डाल दूंगी। ये सोचकर कमला ने अपना कमाल करना शुरू कर दिया और पंजाबी गुजराती स्टाइल की दाल मखनी बनाई और अलग स्वाद के चक्कर में दोनों को एक में मिलाकर ऊपर से एक और तड़का लगा दिया और अपनी बनाई दाल मखनी को देखते हुए ख्याली पुलाव पकाने लगी। आज तो सब कमला के हाथ की दाल मखनी खाकर झूम उठेंगे। पर उसे क्या पता था कि झूमने की बारी तो उसकी थी, वो भी भैंस के बेड़े में। वही सास आज पहले से अलर्ट थी। जैसे ही दाल मखनी बनी वो पहुंच गई ढाबे पर। 2 दिन से अजीबोगरीब दाल मखनी बना बनाकर तुम्हारी जेठानियों ने हमारे ढाबे की ज़बरदस्त बेइज्जती कराई है, इसलिए आज मैं ही दाल मखनी पहले चखूंगी। देखो तो सही, गोरा तुम्हें सिर्फ सजना ही आता है या कुछ करना भी आता है? अरे माँ जी, ऐसी दाल मखनी बनाई है कि आपने आज तक खाई नहीं होगी। अरे वो मैं खा कर बताती हूँ, चखा मुझे। सास ने चम्मच उठाया और जैसे ही मुंह में लिया, आय हाय, उसका चेहरा ऐसे बन गया जैसे उसने नींबू चबा लिया हो। ये क्या है, दाल मखनी है या मीठी खिचड़ी? तो ये दाल मखनी उठा और बेड़े में भैंसों को डाल कर आ जा। तो इस तरह बेचारी कमला के अरमानों पर भी पानी फिर गया। अब बारी थी राजरानी की। राजरानी ने इन तीनों बहुओं को छुपकर दाल मखनी बनाते हुए देखा था। मुझे अपनी जेठानियों से कुछ अलग और स्वादिष्ट दाल मखनी बनानी पड़ेगी, वरना मैं भी भैंस के बेड़े में पहुंच जाऊंगी। अच्छा किया मैंने अलग से स्पेशल मसाले मंगा लिए। अब तो मैं ही ससुर जी जैसी दाल मखनी बनाऊंगी और इस ढाबे की मालकिन बन जाऊंगी और सासू माँ की लाडली भी। फिर क्या था, राज रानी ने भी दाल मखनी बनाने के लिए कमर कसी और ढेर सारे तरह तरह के मसाले डालकर दाल मखनी तैयार कर दी। सासू माँ ने कटोरी में दाल मखनी ली, पर जैसे ही दाल मखनी खाने के लिए मांगी, ये क्या, उसने दाल में इतने मसाले डाल दिए थे कि सासू माँ को छींक पर छींक आने लगी। तुम्हारी दाल मखनी खाकर मेरी ज़बान चल गई। ये दाल है या आतिशबाजी का डिब्बा? सासू माँ का गुस्सा देखकर राज रानी ने अपना घूंघट और लंबा कर लिया। इससे पहले कि सासू माँ और कुछ बोलती, राज रानी गायब हो गई। तो इस तरह चारों बहुएं भैंस के बेड़े में पहुंच गई और अब बारी थी 5वीं और सबसे छोटी बहू की। वही भैंस के बेड़े में चारों बहुएं लक्ष्मी के लिए जगह बना रही थी। चारों जीजियों ने तो हर तरह की दाल मखनी बना ली है, पर ससुर जी की तरह वो सब दाल मखनी नहीं बना पाई। पर ऐसी क्या बात थी ससुर जी की दाल मखनी में जिसका इतना अच्छा स्वाद था?
जीजियों ने तो पंजाबी, गुजराती, बिहारी, सिंधी हर तरह की दाल मखनी बना ली, पर आखिर ससुर जी वाला स्वाद क्यों नहीं आया। ऐसा सोचकर लक्ष्मी मन ही मन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी, पर उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तभी उसे ससुर जी की एक बात याद आई जो वो अक्सर सास से कहा करते थे। कल्लू की अम्मा, जो स्वाद तुम्हारी चाय में है वो किसी और की चाय में नहीं। अपने प्यार के अलावा ऐसा क्या मिलाती हो जो तुम्हारी चाय इतनी स्वादिष्ट बनती है। सच कहता हूँ कल्लू की अम्मा, जब मैं मर के ऊपर जाऊँगा तो तुम्हारी इस चाय को बहुत याद करूँगा। जी आप बिना कल्लू के पापा ये मरने मराने की बात ना किया करिए। मैं भी आपकी बनाई इस दाल मखनी का स्वाद मरने के बाद भी याद रखूँगी। क्या ही डालते हो आप अपनी इस दाल मखनी में जी। जैसे तुम चाय में अपना प्यार मिलाती हो, बस वैसे मैं भी कुछ मिला देता हूँ। ससुर जी की इस बात को याद कर लक्ष्मी अपना दिमाग और बहुत तेज़ दौड़ाती है। यानी कुछ तो ऐसा ससुर जी मिलाते थे अपनी दाल मखनी में जो सबको उनकी दाल मखनी इतनी अच्छी लगती थी। ज़रूर कुछ तो है और वो ढाबे में ही होगा। ऐसा सोचकर रात में लक्ष्मी ढाबे में पहुंच गई और वहाँ एक एक चीज़ देखने लगी। तभी उसकी नज़र सबसे ऊपर की अलमारी पर गई। फिर क्या, लक्ष्मी ने सीढ़ी लगाई और ऊपर एक एक राशन के डिब्बे को निकाल कर देखने लगी। फिर उसने वहाँ रखे सारे मसाले चख डाले, पर उसे कुछ भी अलग ना मिला। तो वो थक हार कर नीचे उतरने वाली थी कि सब डिब्बों के एकदम पीछे उसे एक छोटा सा डिब्बा दिखा जिस पर लिखा था गुप्त मसाला। अरे गुप्त मसाला, ये क्या है? कहीं ये वो दाल मखनी का राज तो नहीं? ऐसा सोचकर लक्ष्मी ने तुरंत वो मसाला चखा। इसका स्वाद तो कुछ अलग सा लग रहा है, पर जो भी है एक बार कल इसे दाल मखनी में डाल कर देखती हूँ। आखिर ससुर जी ने इसे इतना छिपा कर रखा है, कहीं यही तो उनकी स्वादिष्ट दाल मखनी का राज तो नहीं? ऐसा सोचकर लक्ष्मी ने अगले दिन जब दाल मखनी बनाई तो उसमें एक चुटकी वो गुप्त मसाला मिला दिया और दाल मखनी बनाकर तैयार कर दी। जैसे ही सास ने दाल मखनी चखी तो उनकी आंखें खुशी से चमक गई। अरे वाह, यही तो है मेरे मन की दाल मखनी। तुम्हारे ससुर जी की दाल मखनी आखिर कैसे बनाई तुमने? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस उस गुप्त मसाले का कमाल है जो ससुर जी डालते थे। तब तक चारों बहू भी थकी हारी वहीं आ जाती हैं और ये सब देखकर अपना माथा पीट लेती है कि काश हमने भी थोड़ा दिमाग लगाकर मसाले चेक कर लिए होते। उनके 10 कोने के बने मुंह को देखकर सास ठहाके लगाकर हंस पड़ती है। छोटी बहू, दिल जीत लिया तुमने। बाकी बहुओं ज़रा सीखो इससे, हुनर नहीं तो दिमाग लगाना ही सही। छोटी बहू, तू ही सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। चल, इन सबको भी वो मसाला डालकर दाल मखनी सिखा दे। और तुम चारों अकल की आंधियों, अपने अपने झोले वापस घर में ले जाओ। मैंने ये प्रतियोगिता इसीलिए रखी थी ताकि तुम सब में कोई तो ससुर जी की स्वादिष्ट दाल मखनी के राज तक पहुंच पाए। सासू जी, आप तो बहुत चालाक निकली। हाँ, ऐसी तुम पांचों की सास नहीं हूँ मैं। फिर क्या, सुरेश चाचा का ढाबा अमर हो गया और ढाबे पर पहले जैसी भीड़ होने लगी। इटावा की रहने वाली रोशनी देवी का एक ही बेटा था, सनी। भगवान की कृपा से रोशनी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पति हरीश का टाइल्स का अच्छा खासा बिजनेस था। परिवार के रहने के लिए रोशनी के पति हरीश ने एक आलीशान मकान बनवा रखा था जिसमें हरीश, रमा, उनका बेटा सनी, बहू रुचिका और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। रमा का आलीशान मकान देखकर देखने वाले वाह वाह कह उठते थे, लेकिन ये वाह केवल तभी तक होती थी जब तक कोई उनके किचन तक ना पहुंचे। किचन देखने के बाद तो मेहमान ऐसे सर पर पांव रखकर भागते थे जैसे उन्होंने भरी दोपहर कोई भूत प्रेत देख लिया हो। क्या हुआ? नहीं समझे? रमा और रुचिका की रसोई वैसे तो कोई पुराने जमाने की रसोई जैसी नहीं थी। अच्छा खासा मॉड्यूलर किचन था, लेकिन लापरवाह सास बहू के कारण किचन की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे देखकर किसी की भी भूख मर जाए। किचन के प्लेटफॉर्म पर हर समय गंदगी फैली रहती थी। कहीं छिलके पड़े नजर आते तो कहीं पर खुला हुआ खाना। प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई चाय पर चींटियां और मक्खियां पेट भर रही होती तो कहीं चूहे दावत उड़ा रहे होते। कुल मिलाकर रसोई की हालत इतनी खराब थी कि उनकी किचन को देखने के बाद अब मेहमान भी उनके यहाँ आने से कतराने लगे थे। एक दिन, रुचिका, कहाँ हो तुम? अरे तुमसे कहा था मटर पनीर बनाकर रख देना, आज मेरे दोस्त डिनर के लिए आने वाला है, बन गया कि नहीं? अरे मैं तो टीवी सीरियल देखने बैठ गई थी, बिल्कुल भूल गई कि आज आपके दोस्त डिनर के लिए आने वाले हैं।
चलो आप टेंशन ना लो, मैं अभी बना देती हूँ। रुचिका जल्दी जल्दी रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि किचन के प्लेटफॉर्म पर रखे हुए पनीर को 2 चूहे बैठकर बड़े आराम से खा रहे हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? मटर पनीर कैसे बनेगा? क्यों, क्या दिक्कत हो गई अब? अरे वो पनीर ना मैं किचन के प्लेटफॉर्म पर रखकर भूल गई थी और पनीर को तो चूहे ने छूटा कर दिया। अब वो खाने लायक नहीं बचा। ऐसा करती हूँ, कुछ और बना देती हूँ। अरे ये कोई नई बात है क्या? तुम्हारा रोज का ही तो है। खाना बनाने के बाद उसे खुला छोड़ देती हो, कभी भी कोई सामान उठाकर फ्रिज में नहीं रखती हो। आप लोग जब जानते हो कि घर में इतने कीड़े मकोड़े हैं तो थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए ना। और ये कुछ और बना देती हो, उससे क्या मतलब है? मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने टिंडे की सब्जी बनाकर रखेंगी क्या? अच्छा, तो फिर आप जाकर फिर ले आओ ना पनीर, तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हें करना तो कुछ नहीं होता है, बस फट से बोल दो जाओ ले आओ पनीर। मार्केट जाकर लाना तो मुझे पड़ेगा ना। और जानती हो, यहाँ से मार्केट वैसे भी इतनी दूर है, आने जाने में मुझे 40 मिनट लग जाएंगे। तुम ना किसी काम की नहीं हो, एक भी काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकती। और इन चूहों का कुछ करती क्यों नहीं हो? हर दूसरे दिन की कहानी है, कुछ ना कुछ नुकसान करके चलते बंदे ये चूहे। अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या इन चूहों को पाल रखा है जो मुझ पर नाराजगी दिखा रहे हो? मुझे भी चूहों से सामान खराब करवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करूं, इतने ढेर है कि हमारा घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। फिलहाल तुम मेहरबानी करके डिनर की तैयारी कर लो, वरना आज लोगों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पता नहीं मैंने भी क्यों घर पर सबको डिनर पर बुला लिया। आगे से तुम्हारे भरोसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं। इससे अच्छा मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर पार्टी कर लेता। अरे मुझे भी कोई कीड़ा नहीं काट रहा है सबको घर बुलाने का। आपके दोस्तों के लिए 2 घंटे खड़े होकर किचन में खाना भी बनाओ और फिर बातें भी सुनो। सनी के बाजार जाने के बाद सनी के ऑफिस के दोस्तों के साथ उसका बॉस भी आएगा। खाली पनीर की सब्जी बनाकर तो रखेंगे नहीं उनके सामने। ऐसा कर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का हलवा भी बना ले। सनी बता रहा था कि उसके बॉस को हलवा बहुत पसंद है। मम्मी जी, एक तो वैसे ही टाइम कम है, ऊपर से आप काम बढ़ाने वाली बात कर रहे हो। अच्छा ऐसा करो, हलवा आप बना दो, तब तक मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। देख लो महारानी का डंग, एक काम बताओ तो ये उल्टा मुझसे 4 काम करवा लेती है। अच्छा चल ठीक है, मैं ही बना देती हूँ। सास गुस्से में रसोई में जाती है और हलवे के लिए कढ़ाई चढ़ा देती है। जैसे ही वो सूजी का पैकेट खोलती है तो देखती है पैकेट के अंदर तो चींटियां भरी हुई है। अरे इसमें तो चींटियां और इतने बड़े बड़े कीड़े हो गए, अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? मम्मी जी, अभी फ़िलहाल ना आप ड्राई फ्रूट निकालो, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का ही हलवा बना लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, निकालती हूँ। सास ड्राई फ्रूट्स के डब्बे खोलती है तो देखती है उनमें भी कीड़े लगे हुए हैं। अरे इसमें भी कीड़े लगे हैं, समझ में नहीं आता ये किचन है कि कीड़ों का घर है। कहीं काकरोच घूम रहे तो कहीं चींटी। पनीर चूहे खा गए, ड्राई फ्रूट्स को कीड़े खा गए। इंसानों के खाने लायक कुछ बचा है ये रसोई में या नहीं? अब मैं क्या करूं? इस घर को हाई फाई बनाने में आप लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर रखे। इस किचन की दशा सुधारने में कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकते क्या? घर में लाखों का फर्नीचर है, 4 एसी लगे हुए हैं, लेकिन रसोई देख लो तो उल्टी आ जाए। अरे किचन को सफाई से रखना तो तेरे हाथ में है ना, क्यों इतनी गंदगी मचा के रखती कि उल्टी आ जाए किसी को? थोड़े हाथ पैर हिलाया कर। किसी एक की सफाई करने से कुछ नहीं होता माँ जी। घंटों की मेहनत लगाकर रसोई साफ करती हूँ मैं, और इसके बाद 5 मिनट में आप लोग गद बना के रख देते हो रसोई की। सफाई करने के अलावा भी बहुत सारे काम है मेरे पास। 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ देखना होता है मुझे। आप लोगों का क्या है, दिन में 4 बार बिस्तर पर बैठे चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता है। किसी को काम करना पड़े तब समझ में आए ना। तेरे साथ तो बात करना ही बेकार है। ये रोज रोज इन कीड़े मकोड़ों के आतंक से मैं तो परेशान हो गई हूँ। सबसे पहले ना तू पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन कर और रसोई का पेस्ट कंट्रोल करवा ले, ताकि चूहे कॉकरोच चींटियों से छुटकारा मिले। सारा सामान खराब करके रख देते। कल चाय पीने के लिए चीनी का ढक्कन खोला तो उसमें चीनी से ज्यादा तो चींटियां दिखाई पड़ रही थी। सास की बात मानकर रुचिका पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन करती है और रसोई का पेस्ट कंट्रोल करा लेती है। 2-3 दिन भी नहीं बीत पाते कि एक बार फिर से रसोई में चूहों का आतंक शुरू हो जाता है। पता नहीं कौन सी प्रजाति के चूहे हैं ये, जो हमारी रसोई से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे पेस्ट कंट्रोल कराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पहले छोटे वाले चूहे घूम रहे थे, अभी बड़े वाले आ गए। ऐसा लग रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में सेटल होने का प्लान बना लिया है उन्होंने।
रुचिका और उसकी सासू माँ इन कीड़ों के आतंक से बहुत परेशान थी। कई बार पेस्ट कंट्रोल भी करा चुकी थी, लेकिन चूहे और चींटियों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद सास रमा की बहन उर्मी कुछ दिनों के लिए रमा के घर आती है। हे राम दीदी, आपका घर है कि चूहों की खान है? देखो तो मेरी नई की नई साड़ी का क्या हाल कर दिया। पूरा भारत का नक्शा खींच कर गया साड़ी में। अरे बहन क्या बताऊं, तेरी तो पहली साड़ी कट रही है। हमारे घर में तो रोज का काम है। कभी बच्चों की स्कूल ड्रेस कुतर देते हैं, कभी इन बाप बेटों की पैंट शर्ट में छेद कर देते हैं। और हम दोनों सास बहू के पास तो ये समझ ले कि ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं जिसमें छेद ना हो। हम तो छेद वाले कपड़े ही पहन रहे हैं बहन। अरे तो कुछ इंतजाम क्यों नहीं करती इन चूहों का? तुमने क्या दोस्ती कर ली है इनके साथ? अरे मौसी जी, कोई दोस्ती नहीं की है। हम तो जतन कर करके थक गए, लेकिन हमारी रसोई से ये चूहे चींटी कॉकरोच जाते ही नहीं। रमा देख रही थी कि चूहों के आतंक से वाकई घर में सभी परेशान हैं, लेकिन कोई भी समस्या के हल पर ध्यान नहीं दे रहा। 3 दिन बाद, बेटा रुचिका, तुझे पता है तुम्हारे घर से ये कीड़े मकोड़े जाते क्यों नहीं? जब उन्हें पेट भरने के लिए इतना खाना मिल रहा है तो कोई बेवकूफ़ी तो ऐसी जगह छोड़कर जाएगा ना। तुम किचन को इतना गंदा रखते हो कि क्या बताऊं। रसोई के प्लेटफॉर्म पर ही घी तेल के डब्बे बिना ढक्कन लगे पड़े रहते हैं। सब्जियों के छिलके तो लगता है हफ्ते में एक ही दिन फेंकते होगे तुम लोग। कहीं चाय के बर्तनों में मक्खियाँ बैठ रही है तो कहीं जैम की शीशी में चींटियाँ घुस रही है। उबले आलू, पनीर, चिप्स के पैकेट सब खुला पड़ा रहता है रसोई में। चूहों को इतना खाना मिल रहा है तो क्यों जाएंगे तुम्हारा घर छोड़कर? ये सूखे मेवे दालें सब में घून लगे हुए हैं क्योंकि किसी को भी सही तरह से स्टोर नहीं किया तुमने। एयर टाइट बॉक्स में रखोगी तो कभी ख़राब नहीं होंगी, लेकिन तुमने तो ऐसे ही पन्नियों में भर कर रखा हुआ है आधा सामान। मौसी जी, ये बात आप अपनी बहन को समझाओ ना। अरे ये रसोई सदा से ऐसी नहीं थी, बिल्कुल चमका कर रखती थी मैं इसे। लेकिन मम्मी जी की आदत इतनी खराब है, वो ना तो खुद कुछ करती है ना किसी को करने देती है। मेरा आधा दिन रसोई की सफाई में बीत जाता था, लेकिन ये रसोई में जाते ही चारों ओर गंदगी फैला देती थी। मैंने कितनी बार इन्हें कहा कि रसोई को ऐसे गंदा ना किया करें, लेकिन इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। माँ जी रसोई गंदी करती रही और मैं साफ। आखिर मैं अकेली कब तक सफाई करती? बस फिर मैंने भी रसोई की तरफ देखना बंद कर दिया और धीरे धीरे ना ये मेरी आदत बन गई। आलस और लापरवाही के चक्कर में हमारी रसोई की दुर्गति हो गई। देख रमा, बहू की बात सही है। एक इंसान कितनी सफाई करेगा अकेले? घर को साफ रखने में तो सबको मदद करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक साफ करे और तुम गंदगी करती रहो? अभी भी समय है, अपने रसोई की कमान अपने हाथ में थाम लो। तुम इसे साफ रखना शुरू करो। देखो कैसे चींटी चूहे गायब हो जाते हैं, और फिर ना ये बार बार पेस्ट कंट्रोल भी नहीं कराना पड़ेगा। मौसी की बात सुनकर रुचिका और रमा आगे से अपनी रसोई साफ रखने का वादा करती हैं। ओ बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। सुप्रिया, बधाई हो बधाई। पंडित जी ने तुम्हारी और होने वाले दामाद जी परितोष जी की शादी की तारीख बता दी है, और वो आज से ठीक 1 महीने बाद की है। ये लो सब, इस थाली में से रसगुल्ले उठाओ और गटक लो। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो, अब फाइनली तुम और पारितोष एक हो जाएंगे। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना सुप्रिया? हाँ गौरी भाभी, अब ये घर काफ़ी सूना सूना सा लगेगा तुम जो नहीं रहोगी। हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए तो रास्ता और भी साफ हो जाएगा ना इस घर को खा जाने के लिए, और बिरला खानदान की सारी जायदाद और सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए। अच्छी तरह जानती हूँ इन गिरगिट भाई भाभीयों को मैं। ये कहानी है अंशुमन और माहिर की सगी बहन सुप्रिया की। सुप्रिया की शादी पारितोष नामक एक लड़के से होने वाली होती है और अब 1 महीने के बाद का मुहूर्त पक्का होता है। ऐसे में सुप्रिया के खुराफाती दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसके जाने के बाद उसके दोनों भाई और उनकी बीवियां बिरला खानदान की सारी जायदाद हड़प लेंगे। अब सुप्रिया का ये ख्याल किन किन तमाशे और मुसीबतों को न्योता देता है, चलिए देखते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। माँ और पापा वो दोनों तो है ही सॉफ्ट हार्टेड। गौरी भाभी और वैशाली भाभी दोनों भी मिलकर उन्हें येड़ा बनाकर पेड़ा खा लेंगी। और अंशुमन भाई और माहिर भाई वो दोनों तो बस अपनी बीवी के पालतू कुत्ते हैं।
मेरे पास अब भी 1 महीना है अपने हाथ में। मैं उन लोगों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब सुप्रिया ठान लेती है कि वो हर हाल में अपने भाई भाभीियों के हाथ प्रॉपर्टी का 1% भी लगने नहीं देगी, और इसलिए उसका मिशन शुरू हो जाता है और वो सबसे पहले जाकर अपनी दोनों भाभीियों के बीच फूट डालना शुरू कर देती है, जिससे उनका झगड़ा हो। सुप्रिया गौरी की महंगी मेकअप किट वैशाली के कमरे में रख देती है। गौरी अपनी मेकअप किट के खो जाने से परेशान हो जाती है और सारे घर को अपने सर पर उठा लेती है, और अंत में जाकर सुप्रिया और गौरी को मेकअप किट वैशाली के कमरे में से मिलती है। तब वैशाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेकअप किट को चुराने की? और ये देखो सुप्रिया, इसने तो ये आधी इस्तेमाल भी कर ली है, बेशर्म कहीं की। तुम्हारी अलमारी में जितने जेवरात पड़े हैं ना, उनसे भी ज्यादा महंगी है ये किट। खुद अफोर्ड नहीं कर सकती इसलिए मेरी चुरा ली, चोरनी कहीं की। गौरी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं क्या इतनी भी गई गुजरी हूँ जो तुम्हारा मेकअप चुराऊंगी? मैं नेचुरली ही खूबसूरत हूँ। मुझे तो ये बनावटी और फालतू के मेकअप शेकअप में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं। ये सब तो उनके चोचले हैं जो शक्ल से सड़े हुए बैंगन की तरह लगते हो। क्या कहा तुमने? मुझे बदसूरत कहा? एक बैंगन से मेरी तुलना की, और वो भी सड़ा हुआ। अरे मैं बैंगन तो तुम करेला, जामुन, आलू। तभी इस सब का आनंद उठाते हुए सुप्रिया मन ही मन हंसती है। लड़ो और लड़ो, एक दूसरे के बाल भी नोच लो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। सेम टू यू। खुद को बड़ी ऐश्वर्या राय समझती है ना, लेकिन है तो मोहल्ले की विमला काकी। हाँ, अभी से ही बाल सफेद हो रहे हैं और जरिया पड़ रही है तेरी। वैशाली गौरी के बाल नोचती है और ऐसे ही दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बस पूछो मत। अंशुमन और माहिर दोनों भाई एक ही मिठाई की दुकान पर काम करते थे। उनकी खुद की दुकान होती है और वो पूरे मोहल्ले में फेमस होती है, जिसका नाम था बिरला मिष्ठान भंडार। सुप्रिया एक रोज़ वहाँ चुपके से घूंघट ओढ़कर जाती है और सारे गल्ले के पैसे माहिर के पर्स में डाल देती है, और फिर बाद में दोनों भाइयों में भी कहासुनी शुरू हो जाती है। जब अंशुमन सारे पैसों को माहिर के पास पाता है तो चोर कहीं के, जरा भी शर्म नहीं आई ये करते हुए? अरे ये पैसे हम दोनों के ही हैं, हमारे घर के ही हैं, फिर भी तुमने चुराए? मेरा यकीन करो अंशु, मैंने ये पैसे नहीं चुराए। तुम्हारी कसम मेरे भाई। क्यों झूठी कसम खाकर मेरे पतिदेव की लंबी उम्र घटाने के पीछे तुले हुए हो? अगर दुकान के गुल्लक से पैसे आपने नहीं चुराए तो क्या पैसे खुद चलकर बोले, चलो भाई आज तो माहिर भाई की बटवी में जाकर चिल करते हैं? आपको पता है माँ जी, ये इन दोनों मियाँ बीवी माहिर और वैशाली की ना नई आदत हो गई है, चोरी चकारी करने लग गए हैं दोनों। तभी उपासना जोर से चिल्लाती है, चुप रहो तुम सब। अरे 1 महीने में घर की बेटी ब्याही जाएगी, इतना खुशियों भरा पर्व है और तुम लोग इन छोटी छोटी बातों को बड़ा बना बना कर राय का पहाड़ खड़ा कर रहे हो। और नहीं तो क्या, अब से हमें घर में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। नरेश जी, आप अपने दोनों बेटों को समझाइए, मैं इन दोनों नास पिटियों को समझाती हूँ। जी हाँ उपासना जी। उपासना और नरेश दोनों बेटों और बहुओं को खूब समझाते हैं, लेकिन सुप्रिया नाम का तूफान अभी तक थमा नहीं था। सुप्रिया अपनी चालें जारी रखती हैं, कभी उपासना को गौरी और वैशाली के खिलाफ भड़काकर, तो कभी भैया और भाभियों में झगड़े लगवाकर। ऐसे ही एक दिन सारी हदें पार हो जाती है जब सुप्रिया जानबूझकर अंशुमन के कमरे की लाइट्स का कनेक्शन ऑफ कर देती है और उसे मारने के लिए गुंडे भेजती हैं और उन्हें कहती हैं, ओ गुंडो, जब तुम लोग उसे पकड़ने जाओगे ना, तब तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें माहिर सेठ ने बोला है अंशुमन को पकड़ने के लिए और मारने के लिए, ठीक है? जैसे ही अंशुमन और गौरी की कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है, गुंडे अंदर घुस जाते हैं और अंशुमन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी अंशुमान उन्हें ही पीट डालता है और सभी घर वालों के सामने पूछता है, बता बता किसने भेजा है तुझे मुझे मारने के लिए, बोल। ये माहिर सेठ ने
और साहब इन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। बोला था कि अगर अंशुमन बिरला को मारोगे तो मोटी रकम दूंगा। क्या? कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? ओए निगोड़े, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाने की? मेरे पति ऐसी घटिया घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। हाँ, सब जानते हैं हम। माहिर जी, आप ना अपनी हद में रहिए। हद क्या? इससे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अंशुमन गुस्से में आग बबूला होकर माहिर का कॉलर पकड़ता है और उसे मारने जाता है। पूरे घर में बहुत बड़ा तमाशा होने लगता है। उस बीच सुप्रिया धीमी आवाज में उन गुंडों से कहती है, तुम लोग पतली गली पकड़ के निकल लो अब। मैडम, मस्त तमाशा चल रहा है, देखने दो ना। चप्पल से मार खाने का बहुत मन है क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। दोनों भाई एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं कि तभी उपासना जोर से चिल्लाती है, बस छोड़ो एक दूसरे को। पागल हो गए हो क्या? इंसान हो या हैवान? बस बहुत हुआ। पानी सर के ऊपर जा रहा है। अगर तुम लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। इस घर का बंटवारा होगा, अलग अलग चूल्हे जलेंगे। दुकान भी अब मैं तुम दोनों के नाम नहीं बल्कि सुप्रिया के नाम कर दूंगी। दुकान ही क्या, घर भी। भले ही अगले महीने ये यहाँ से अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ की मालकिन रहेगी। गुस्से में आकर उपासना सारी जायदाद सुप्रिया के नाम कर देती है और एक भी हिस्सा बेटों और बहुओं को नहीं देती। वाह, अगर आपका यही फैसला है तो यही सही। घर का 2-3 हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। एक में माहिर और वैशाली रहते हैं, दूसरे में नरेश, उपासना और सुप्रिया रहते हैं और तीसरे में अंशुमान और गौरी। अब कोई किसी से बात नहीं करता, अब बस सब अपने अपने कमरे में रहते हैं। फिर एक दिन जब रात में गौरी दुकान के रास्ते से गुजरते हुए कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने जा रही होती है, तभी वो दुकान का शटर खुला देखती है और खुद से कहती है, अरे इतनी रात गई, ये दुकान का शटर अभी तक खुला है। दोनों भाइयों ने तो अलग अलग कारोबार चलाना शुरू कर दिया है, फिर अब इस दुकान में कौन है? गौरी दुकान के करीब जाती है और छुपकर देखती है कि सुप्रिया हंसते हुए अपनी सहेली से कुछ पेपर्स पर साइन करा रही है। क्या फंसाया है तुमने अपने घर वालों को सुप्रिया? झगड़े लगाना और घर बर्बाद करके प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना तो कोई तुमसे सीखे। सीरियसली। बहुत मेहनत लगी है ये सब करने में, भाइयों में, भाभीियों में, माँ और भाभीियों में भाभियों में झगड़े लगाने के लिए, लेकिन फाइनली मेहनत का फल एकदम बढ़िया मिला है। चलो जल्दी से पेपर पर साइन करो। हाँ हाँ कर रहे हैं। बाय द वे, तुमने मुझे ना दुगने दाम में बेची है ये दुकान, लेकिन कोई ना, मेरा ब्यूटी पार्लर जब इस दुकान की जगह बनेगा ना, तभी बहुत कस्टमर्स आएंगे। ले, इसी बात पर देसी घी से बने मोतीचूर के लड्डू खा ले। इसका मतलब ये सारा षड्यंत्र, ये सारी चाल इस सुप्रिया की थी। गौरी रोते रोते फौरन घर जाती है और सबको पूरी बात बताती है और सभी दुकान पर पहुंचकर सुप्रिया को रंगे हाथ पकड़ते हैं और उसकी सहेली को धमकाकर उससे सारा सच उगलवाते हैं। तभी उपासना गुस्से में आकर कहती है, सुप्रिया, तूने इतना बड़ा धोखा दिया, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। मैं और क्या करती माँ, मुझे लगा कि मेरी शादी होने के बाद मेरा इस घर में कुछ नहीं रहेगा और आप सब मुझे हर तरफ से बेदखल कर दोगे। उसी डर की वजह से मैंने ये सब किया। सॉरी अंशुमन भाई, माहिर भाई, गौरी भाभी और वैशाली भाभी, आई एम सॉरी माँ। ये तूने बहुत गलत किया सुप्रिया। मैं माहिर पर जान छिड़कता था, लेकिन तूने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। और नहीं तो क्या सुप्रिया, तूने ये बहुत गलत किया। ये बात अगर पारितोष और तेरे होने वाले ससुराल वालों को पता चलेगी ना, तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, ये तू जानती भी नहीं। वैशाली और मेरे बीच भी मिठास को कड़वाहट में घोल दिया। एक सगी बहन होते हुए भी अपने भाइयों की खुशियों को आग लगा दी तूने सुप्रिया। पूरा घर बर्बाद कर दिया। अरे पूरा घर मांग लेती ना तो तुम्हारे दोनों भाई बिना कुछ कहे तुम्हें खुशी खुशी दे देते। तुम्हारे नाम पर तो इन दोनों भाइयों ने पहले से ही एक प्रॉपर्टी और खरीद रखी है, जो ये तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन सरप्राइज देने वाले थे।
तुम्हारे लिए लाखों के गहने और डिजाइनर कपड़े मंगवाए हैं। इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया। इनके मन में कोई कपट नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्यों सुप्रिया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सगे बहन होने के नाते मुझ पर लानत है। सभी सुप्रिया को माफ कर देते हैं और सीने से लगाते हैं। सुप्रिया को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद सभी धूमधाम से उसकी शादी मनाते हैं और उसे विदा करते हैं। अभी तक तो पति दूसरी औरत ले आए तो बीवी परेशान हो जाती थी, लेकिन क्या हो जब घर में ससुर जी दूसरी औरत ले आए और अच्छी खासी बहू की हो जाए दो सासू माँ। अरे बहू, चल जरा बाजार से सब्जी भाजी ले आते हैं। मुद्दत हो गई है, घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने। मैं कहती हूँ ना माँ जी, निकला करे, निकलने से ही अच्छा लगेगा आपको। क्यों नहीं निकलती आप? चलिए। पता तो है तुझे। खैर चल। फिर क्या, सास बहू निकल जाती हैं बाजार पर। तभी रास्ते में, अरे कमला बहन, सुना है आपके पति किसी दूसरी औरत को घर ले आए हैं। अरे रे, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कैसे बाहर निकलकर मुंह दिखा लेती हो समाज को। सही कहते हैं लोग, घोर कलयुग चल रहा है। अरे कब क्या हो जाए उसका किसी को पता ही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ ना सबसे ज्यादा बुरा कमला बहन के लिए लग रहा है। उनको अपनी सौतन के साथ एक ही छत बांटना पड़ रहा है। सच्ची बेचारी कमला बहन। वैसे सीमा बहू, मैंने सुना है तुम्हारी सौतेली सास तुम्हारी सास से ज्यादा सुंदर और ज्यादा जवान है। क्या ये बात सच है? बहू को लोगों की बात पर गुस्सा आ जाता है कि तभी सासू माँ जवाब देती है, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। सब मेरी गलती है। मैंने ही कोई गलत कर्म किए होंगे जिसके कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसलिए ससुर जी की गलती का दोष अपने सर पर लेना बंद कर दीजिए। और आप लोग, जब आपको पता है कि ये बातें सासू माँ को हर्ट करती है तो क्यों करती हैं आप लोग ये बात? इन लोगों का क्या कसूर है बहू? और कैसे ना दूं मैं खुद को दोष? देख नहीं रही हो लोग क्या बोल रहे हैं? उनके कहने का मतलब तो यही है ना कि मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी ये किसी दूसरी औरत को घर ले आए। माँ जी, आप भी किसकी बात सुन रही है? इन लोगों को बातें बनाने की आदत है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अगले दिन दूसरी सास कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ये बूढ़ा मेरे नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दे, फिर मैं इन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी और बाद में मैं और आप आराम से इस घर में रहेंगे। तभी तो मैंने घर अपने नाम करने के लिए बूढ़े पर प्रेशर बनाना भी शुरू कर दिया है। बहू कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी। ओहो, तो दूसरी सास की ये प्लान है। वही मैं बोलूं, खुद मधुबाला जैसी। ये चूसे हुए आम जैसे बाबूजी पर कैसे दिल आ गया इनका। अब समझ में आया कि बुढ़िया की नजर पैसे पर है। लेकिन ये किससे बात कर रही है और ये प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात कर रही है? इसका पता लगाना जरूरी है। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने उस बूढ़े को अपने प्यार में फंसाया। वो तो मेरे लिए अपने बीवी बच्चों यहाँ तक कि इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। इस घर और प्रॉपर्टी के लिए ही तो मैंने इतना सब कुछ किया है। इसको कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ? तो ये ससुर जी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये उनके पैसे के लिए यहाँ आई है। अब तो इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा, तब जाकर घर में फिर से शांति का माहौल होगा। अगले दिन से, अरे मेरे सोने की चेन कहाँ चली गई? कल यहीं तो रखी थी। हे भगवान, आज तक घर से एक चवन्नी नहीं गायब हुई और आज पूरी सोने की चेन। तभी बहू आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्यों परेशान हो रही हैं? सास बहू को सारी बात बताती है। माँ जी, आपने ठीक से देखा ना? हाँ बहू, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला।
दूसरी सास और ससुर जी कहते हैं, अरे क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? पापा, वो जो मैंने माँ को सोने की चेन दी थी ना, वो माँ को मिल नहीं रही। आपको पता है कहाँ है? अरे कहीं भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, ढूंढेगी तो मिल जाएगा। एक चेन के लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बुढ़िया को तो पैसे और चीजों की कदर ही कहाँ है। ए सुनो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बवाल कैसे ना करे माँ जी। अरे माँ जी को वो चेन इन्होंने दी थी। और बात रही चीजें खोने की, तो आज से पहले इस घर में कभी कोई चीज नहीं खोई। हम लोगों को तो आप पर शक है। हाँ? क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने चुराया है? बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर अब बोलना पड़ रहा है, और बोल भी दिया है। तो तुम ही बता सकती हो। कल मैंने तुमको माँ जी के कमरे में जाते हुए देखा था। क्या ये माँ के कमरे में गई थी? लेकिन क्यों? अरे वो तो बस ऐसे ही मेरा कुछ खो गया था, वही ढूंढने गई थी। है? मतलब तुम्हारी मुझ पर नजर है? जासूसी कर रही हो तुम मेरी? ऐसा ही कुछ समझो। हम कैसे यकीन कर लें? या फिर ऐसा करते हैं ना, हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना ये? तलाशी क्यों? मैंने कहा ना मैंने नहीं चुराया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे की तलाशी वलाशी की कोई जरूरत नहीं है। मैं चोर लगती हूँ क्या तुम सबको? अगर आपने नहीं चुराया तो हमें तलाशी क्यों नहीं करने दे रही? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। बहू और पति तलाशी करते हैं और चेन मिल जाती है। मेरी चेन, अरे मेरी चेन मिल गई। चोरनी कहीं की, पहले मेरे पति को चुरा लिया। चलो वो ठीक था, तो अब चेन लाओ, मेरी चेन मुझे दो। तो आप एक तो चोरी करती हैं, ऊपर से इतना घमंड दिखाती हैं। आपको तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की है। ये कह रही थी कि पापा को मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगी और हम लोगों को घर से निकाल देगी, और पापा को ये स्लो पॉइजन भी दे रही थी। मैंने प्यार किया था तुमसे, और तुमने क्या किया? अरे मेरी बीवी मेरी लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती है, लेकिन तुम शादी करके भी मुझे मारना चाहती थी। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। और तुम। ससुर का गुस्सा फूट पड़ा था और गुस्से में वो बोले जा रहे थे, पर दूसरी सास जो एक नंबर की नौटंकी बाज थी, उसने झूठे आंसू बहाते हुए बाजी को संभाल लिया। ये सब क्या हो गया जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये सब लोग जलते हैं मुझसे। मेरा भरोसा कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ससुर जी फिर से उसकी बातों में फंस जाते हैं। दूसरे दिन बहू सासू माँ से कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि कल मैंने इसको माँ जी के कमरे में जाते हुए देख लिया था, और मैंने वो चेन जाकर इसके कमरे में रख दी। माफ़ करना माँ जी, लेकिन इस घर में सब कुछ पहले जैसे करने के लिए और इस घर को उस लुटेरे से बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद, माँ जी देखिए, मुझे इस औरत के सामान से क्या मिला। ये तो घर के पेपर्स है। ये इसके पास कहाँ से आए? वो थोड़ी दिन पहले मैंने इसको अपनी माँ से बात करते हुए सुना था कि ये पापा जी से घर के पेपर पर सिग्नेचर करवा के ये घर अपने नाम करवा लेगी। मुझे लगा पहले तो ये मजाक कर रही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये मजाक नहीं, सच था। इसका मतलब ये इस घर में सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए आई थी? माँ जी मैंने तो उसी दिन बताया था, लेकिन सबके सामने झूठे आंसू दिखाकर ये सबके सामने सच्ची बन गई। और नहीं तो क्या, घर के प्रॉपर्टी के पेपर इसके पास कैसे? क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा जी, आप अभी भी इस लालची औरत पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? आपको पेपर नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ पापा, इस लालची औरत को निकालिए घर से, इससे पहले कि ये हम सबको लूट ले। ससुर सभी घटनाओं को देखते और सुनते हुए दूसरी सास को घर से बाहर निकाल देता है और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।